Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए 12 तारीख को LDC हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कई स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे सर इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं 50 उनको सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। उनके लिए तो यूज़फुल है ही है, जिन्होंने LDC की एग्ज़ाम दी है उनके लिए उनके ऑथेंटिक आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी के जो और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं, जो एग्ज़ाम्स आगे आ रही हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। उनको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी से और ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि LDC जो हाई कोर्ट वाली ये एग्ज़ाम है, इसमें लिटरेचर वाला कोई पोर्शन नहीं है, तो इसमें आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के ही क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव में और आपको उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। द प्रेसिडेंट गिव हिम अ रिवॉर्ड। अब देखिए यहां पर आपके इस सेंटेंस में एक तो हिम और एक अ रिवॉर्ड, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। यदि दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप चाहो तो इससे पैसे बनाओ और आप चाहो तो इससे पैसे बनाओ। यदि आप इससे पैसे बनाते हो, जिसको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो आपको एक प्रेपोजिशन जो है इंसर्ट नहीं करना होता है। और यदि आप रिवॉर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो आपको एक प्रेपोजिशन इंसर्ट करना पड़ता है। अब हम यदि अपनी चॉइसेस में देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया हुआ है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टेंस जो है पास्ट है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ये वॉज में कन्वर्ट हो जाता है। जब यदि वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी दो चॉइसेस वैसे ही खराब हो जाती हैं, क्योंकि इसमें शैल हैव लग रहा है, इसमें मस्ट लग रहा है। अब हमारे सामने क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड दो चॉइसेस हैं, इनमें से कोई आंसर होना चाहिए। अब देखिए यदि हम फर्स्ट को देखें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट में अननेसेसरी टू लगा हुआ है, जबकि टू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमारी चॉइस। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा, दैट वन इज सेकंड, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि हम देखते हैं बी टाइप वर्ब लगाएंगे, बी थर्ड लगाएंगे, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, व्हाट अ कार, व्हाट अ हॉरिबल साइट, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें आप एक चीज देखिए कि पहली बात तो एक्सक्लेमेटरी साइन केवल इसी सेंटेंस में बना हुआ है, व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। और यहां पर क्या है, एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है कि आपका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है जो इसी में लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात आप देखें कि आपने कहा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ड्रेडफुल आइडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। फाइन, बड़ा इजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, आप कुछ ज़्यादा भी नहीं करते हैं। तो आप देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन केवल यहीं पर लगा हुआ है एक ही सेंटेंस में, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या है, व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। और आप जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं, व्हाट अ कार, व्हाट अ हॉरिबल साइट, व्हाट अ ब्यूटी, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑल आई नीडेड, फिर ब्लैंक 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल टू कंप्लीट द डिजाइन। अब देखिए सारी चीज बड़ी ही ट्रिकी है, आप आराम से, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहां पर ये जो है 2.5 मीटर पीस, यानी कि 2.5 मीटर का टुकड़ा, पीस यानी क्या है, सिंगुलर है। तो डेफिनेटली यदि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ऑल आई नीडेड वॉज
ए 2.5 मीटर पीस। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे पीस लगा हुआ है तो आपको ए ही लगाना है, तो बहुत ईजी है। आप ये दोज लगा नहीं सकते, बोथ हो नहीं सकता। ओके, तो आपके पास चॉइस क्या रह जाएगी? ए। फाइन। फिर देखिए, नेक्स्ट है द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट रॉन्ग है? तो देखिए, मैंने कहा द टाइटल ऑफ द बुक, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने कहा कन्वे दैट लाइफ्स जॉयज एंड सॉरोज कैन ऑफन को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। इस बुक का टाइटल ये बताता है कि जीवन में दुख और सुख जो है एक ही समय पर को एक्सिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट यदि एक से ज़्यादा शब्दों का होता है तो हमें सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? सब्जेक्ट वर्ड। और सब्जेक्ट वर्ड जो है प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता, उससे पहले आता है। यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? टाइटल। और टाइटल क्या है? सिंगुलर है। यदि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो आप क्या करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है? एस या ई एस नहीं लग रहा। क्या होना चाहिए था यहाँ? कन्वेज। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। तो इसमें से कौन सा गलत है? सेकंड वाला। फाइन। आगे देखिए, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है, बहुत बार ये कई अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है, ये जो वर्ब है अकम्पनी, ACCOMPANY, ये वर्ब जो है अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है। इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता। तो देखो, हमने क्या कर रखा है? मे आई अकम्पनी विथ, तो ये विथ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? विथ नहीं आना चाहिए। सीधा होना चाहिए था मे आई अकम्पनी यू। तो देखो, अकम्पनी यू, तो आंसर क्या होगा? फाइन। नेक्स्ट देखिए, ये आपके जो प्रीफिक्सेस के क्वेश्चन है बड़े इजी है। आप यदि वैसे ही जनरल लैंग्वेज में आप इस तरीके के यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। देखिए, सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेन्ड, बड़े आश्चर्य की बात है कि अधिकतर मेरा कार्य रह गया। ठीक है ना? रिमेन, फिर उसके बाद लिख रहा है इसमें फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। अब देखो, यहां पर आपको क्या करना है? मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। अब इसमें आपको लगाना है डिस, मिस, अन और डी। आपको कहना है चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब देखो, यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना। और अफिक्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो देखिए, प्रीफिक्स जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है और सफिक्स जो है किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि प्रीफिक्स बताइए। क्या बताया? प्रीफिक्स, यानी आगे लगाना है। तो हमें ये देखना है फिनिश्ड के आगे क्या लगता है। ठीक है? तो फिनिश्ड के आगे डिस नहीं लगता, मिस नहीं लगता, क्या लगता है? अन लगता है। क्या लगता है? अनफिनिश्ड वर्क। आप कभी भी ऐसे नहीं कहते डिसफिनिश्ड वर्क, मिसफिनिश्ड वर्क नहीं कहते। फाइन। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड वन। आगे देखिए, सेम नेक्स्ट है सिलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्चून। देखिए, यहां पे कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां वर्ड है फॉर्चून, तो फॉर्चून के आगे जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है मिस फॉर्चून। ठीक है? और यदि फॉर्चूनेटली हो जाता तो उसके आगे लगता अनफॉर्चुनेटली। तो यहां पर केवल क्या वर्ड है? फॉर्चून। तो फॉर्चून के आगे क्या लगेगा? प्रीफिक्स मिस फॉर्चून। फाइन। आगे देखिए, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ये ऐसा नहीं है कि भाई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ, कई बार पूछा गया है। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम का मतलब आप जानते हो ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब हमें उसका विपरीत वर्ड देखना है। तो देखो, एक वर्ड है क्लियर,
साफ सुथरा, तो साफ सुथरा तो ये ट्रांसपेरेंट का सिमिलर ही हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट, इसका मतलब भी पारदर्शी होता है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट होता है। तो ये तीनों शब्द तो आप देखो इससे मिलते जुलते ही हैं, तो मतलब आप एक तरीके से इनको इसके क्या कह सकते हो, सिनोनिम कह सकते हो। और ओपेक जो होता है, ओपेक जो है उसका मतलब होता है अपारदर्शी। इसका मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। तो अब इसका जो एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। ये सेंटेंस जो है आपका कितने पार्ट्स में ब्रोकन है, 4 शब्दों में, और 4 पार्ट्स में ब्रोकन है, और इसमें एक कहीं एरर है, कहीं गलती है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, इन द मॉडर्न, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटीज मैनी ऑफ द ओल्ड वेज आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। वही कह रहा है कि आज के आधुनिक समय में बढ़ते हुए जो कमर्शियल सिटी हैं उनकी वजह से कई पुराने तरीके जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सिटीज़, जो कमर्शियल सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने तरीके हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो केवल एक सिटी थोड़ी बढ़ रही है आज के आधुनिक टाइम में, किसी एक सिटी की बात थोड़ी करते हैं हम। आधुनिक आज के टाइम पे जो बढ़ते हुए शहर जो हैं, जो शहरों में जो बढ़ती हुई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तो एक शहर की बात थोड़ी करते हैं हम क्या कर रहे हैं, सिटीज़। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, सिटीज़। तो राइट आंसर इज सेकेंड वन। फाइन, नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है चेंज करना है। देखिए, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मतलब एक बुरे आदमी की मदद करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में यदि मैंने कहा कि बुरे आदमी की मदद करने का कोई फायदा नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में करेंगे क्या बुरे आदमी की मदद करने में कोई फायदा है। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं आपसे, क्या बुरे आदमी की मदद करने में कोई फायदा है, तो इसका मतलब यही है कि बुरे आदमी की मदद करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। तो देखो फर्स्ट है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ नो लग रहा है। यदि नो लग रहा है और आप यदि इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नो नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इट इज गुड टू हेल्प अ मीन, ये ठीक है, ये हो सकता है यदि हम उस हिसाब से देखें। तो इसमें नॉट लग रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें नॉट लग रहा है तो ये नहीं हो सकता। देखो ध्यान रखना, कभी भी यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव में चेंज करना हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, यदि वहां पर आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो लग रहा है, तो फिर आपके जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस में नो नहीं लगेगा, और यहां नो नहीं लग रहा है तो फिर डेक्लेरेटिव में नो लगेगा। तो देखो यहां नो लग रहा है, इसका मतलब यहां इन चारों चॉइसेस में वो चॉइस सही होगी जिसमें क्या है, जिसमें नो नहीं लग रहा है। तो हम देखें, आई एम सॉरी, यदि नो यहां लग रहा है तो इसमें हम देखेंगे किसमें नो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहां लग रहा है इट इज नो गुड, तो हम देखेंगे, देखो सॉरी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं, यहां पर नो लग रहा है तो हम ये देखेंगे कि किसमें नो नहीं लग रहा। तो देखो इसमें नो नहीं लग रहा, ठीक है ना, कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, इसमें नो नहीं लग रहा है, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, और एक इसमें नो नहीं लग रहा है तो ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं सही। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो नॉट लग रहा है तो ये सही हो ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास चॉइसेस नंबर 1 और चॉइसेस नंबर 4 आ गई, इनमें से हमें सही करना है। हमारे पास 2 चॉइसेस तो वैसे ही चली गई, ठीक है, हमारे पास 2 चॉइसेस बची। तो देखो इसका है इट इज गुड टू हेल्प अ मीन, एक बुरे आदमी की मदद करना अच्छा है। तो देखो मैं तो कह रहा हूं अच्छा नहीं है, और यहां पे कह दिया अच्छा, तो बात ही अर्थ का अनर्थ हो गई, बात ही बिगड़ गई, उल्टी हो गई, तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एक और एलिमिनेट कर दिया। फिर देखो इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, क्या एक बुरे आदमी की मदद करने में कोई अच्छाई है, इसका मतलब नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन। आपने कैसे एलिमिनेट करिए, यदि नो था, ठीक है, तो नो है, तो यदि आपका आंसर जो होगा उसमें नो नहीं होना चाहिए। तो आपके पास 2 ही चॉइसेस थी जिनमें नो नहीं था, उनमें से एक का तो क्या है अर्थ ही उल्टा हो गया था, तो वो वैसे गलत हो गया, तो फिर एक ही चॉइस बची 4। फाइन,
आगे देखिए, नेक्स्ट है मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए वही आपको ना एलिमिनेट करना है कि कौन कौन से चॉइसेस को आप हटा सकते हो, उसके बाद आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो यदि मैं कहूं एनी की बात करूं तो एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और सम का यूज जो है किस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखो एनी का यूज हो नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। यहां पर अपना क्या आ रहा है, मेंबर्स आ रहा है। लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, लिटिल का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए, तो लिटिल हो नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से होल का जो यूज है वो भी किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो हमारे पास चॉइस ही एक बच गई, क्या हो गया, सम, क्योंकि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है और काउंटेबल के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। आगे देखिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए वी देयर फॉर 10 years, देखिए हमने कहा वी देयर फॉर 10 years, तो हम विल हैव बीन लिव तो करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, लिव, ये हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद लिविंग हो नहीं सकता क्योंकि लिविंग के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। उसके बाद लिव्ड हो सकता है। ठीक है, तो आपकी राइट चॉइस क्या हो गई, लिव्ड। आंसर क्या हो गया आपका इसमें, LIVED, लिव्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि इनकरेक्ट प्रीफिक्स जो है वो कौन सा है। देखो यहां पर जो आपका रूट वर्ड है वो है ABLE, ABLE, ABLE और ABLE। ठीक है, अब इनके आगे इन्होंने अलग अलग प्रीफिक्स लगाया है। तो देखो एक लगाया लवेबल तो सही है, एक लगाया मूवेबल सही है, एक लगाया ऑनरेबल तो वो सही है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं होता विक्ट्रिएबल, विक्ट्रिएबल कोई भी शब्द नहीं होता। तो आपकी चॉइस क्या हो गई, आंसर क्या हो गया, विक्ट्रिएबल। देखो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखना, लवेबल की स्पेलिंग ये भी सही है और LOVEABLE ये भी सही है, कहीं एग्जाम में आपको ये आ जाए। इसी तरीके से मूवेबल की स्पेलिंग MOVEABLE जो इसमें दे रखी है वो तो सही है ही, इसके अलावा ये भी सही है। तो आपको कहीं एग्जाम में ये भी दिख जाए तो ये भी सही है, फाइन। तो आपका आंसर क्या हो गया, दिस वन। ठीक है, फिर देखिए अगेन आपको पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड। इसका मतलब जो वर्ड इटैलिक हो रहा है, अब इटैलिक वर्ड कौन सा हो रहा है आपका, हु हो रहा है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन बताइए। अब देखिए यहां पर हु वॉज इट रिटन बाय, ओके, तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो हु को किससे चेंज कर सकते हैं, हु को केवल हुम से चेंज कर सकते हैं। किससे चेंज कर सकते हैं, होम से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, फिर देखो वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चन है ना। एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, ओके। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। अब देखो यदि कठिन परिश्रमी का ऑपोजिट देखो हैप्पी हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, स्लेवरी गुलामी हो नहीं सकता, इम्पोलाइट विनम्र हो नहीं सकता, तो क्या आंसर हो गया, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, क्या होता है, लेजी। तो कठिन परिश्रमी जो है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, इंडोलेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, INDOLENT, इंडोलेंट। फाइन, फिर देखिए आपके आगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन। देखिए ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है बहुत इजी है, यदि आपको उसका ट्रांसलेशन आ गया। तो मैंने कहा आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं उतना होशियार नहीं हूं जितना कि तुम। इसका मतलब क्या हो गया, तुम ज्यादा होशियार हो।
मैंने कहा कि मैं इतना होशियार नहीं हूं जितना कि तुम, इसका मतलब तुम ज्यादा होशियार हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चॉइस, नो वन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, कि उसने तो अपने से तुलना की है, सबसे थोड़ी की है कि भाई तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं यदि आपसे कहूं कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि तुम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं बनी। दूसरा मैंने कहा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये बात सही है, मैंने ये कहा। वो कह रहा है कि आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि तुम, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये सही है। बोथ हो नहीं सकता क्योंकि हमारा पहला वाला है नहीं, नन ऑफ द अबव का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हमारे पास आंसर है तो नन ऑफ द अबव क्यों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। करेक्ट ऑप्शन भरिए किसमें, जहां पर ब्लैंक जो है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो देखिए मैंने कहा ही डजंट बिहेव वेल, ही डजंट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट वोट्स, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, लेकिन वो क्या उम्मीद करता है कि उसे वोट मिल जाए। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है ना, फिर भी, तथापि, फिर भी वह क्या उम्मीद करता है। अब देखो इन द मीन टाइम मतलब इस दौरान, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, एल्स मतलब अन्य। ठीक है ना, या नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी। तो हम ऐसे ही तो कहेंगे कि वह अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह ये उम्मीद करता है कि उसे वोट मिल जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, नेवरदीलेस, दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखिए, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए मैंने कहा दे हैव टू टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू, दे हैव टू। अब देखो, अब यहां पर वर्ड है आपको टेक्नीशियन। ओके, टेक्नीशियंस जो है प्लूरल है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। टेक्नीशियन मतलब टेक्निक में जिनको नॉलेज हो, ऐसे व्यक्ति। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, काउंटेबल है। अब लिटिल का प्रयोग तो अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, मच का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। ठीक है, मैनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं और प्लूरल के लिए करते हैं, और टू के साथ मैनी ही आएगा, फ्यू नहीं आ सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, मैनी। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट है ससेशन ऑफ वेलफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। देखो ससेशन का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है ना, वॉरफेयर युद्ध का रुक जाना। बिफोर द ट्रीटी इज साइंड, इससे पहले कि किसी संधि पर हस्ताक्षर हो, संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले ही क्या हो कि युद्ध विराम लग जाए। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि इसमें से चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, इसमें से वो वर्ड चुनिए जिसका मतलब यही है। तो देखो एमनेस्टी का तो मतलब होता है कि जैसे कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, कोई गवर्नमेंट है, वो अपने प्रिजनर्स को जेल में से छोड़ दे। ठीक है ना, माफ कर दे, उससे बोलते हैं एमनेस्टी, जिसे कहते हैं राज्य के द्वारा दी गई क्षमा याचना। जेल में से आपको छोड़ दिया कि ठीक है अब आप जाइए, तो हो गया एमनेस्टी। तो ये है नहीं। फिर एमिबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार, वो ये हो नहीं सकता। अग्रीमेंट हो नहीं सकता। क्या चॉइस बची आपके पास, आर्मस्टिस। क्या बची, आर्मस्टिस, आर्मस्टिस। तो क्या बची आपके पास, आर्मस्टिस मतलब होता है युद्ध विराम। वैसे भी आप ध्यान रखना इसको, ARM, आर्म मतलब हथियार, तो इससे आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा। तो युद्ध विराम, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ARMISTIC। फाइन, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा इडियम है, हैव अ माइडस टच। देखो ये वर्ड है ए माइडस टच, ए माइडस टच। ठीक है, देखो माइडस टच क्या है, एक्चुअली क्या है, ये ग्रीक ओरिजिन है इसका। ग्रीक स्टोरी से इस जो इडियम है इसकी उत्पत्ति हुई है। एक माइडस नाम का एक किंग था, उसको ये आशीर्वाद था कि वो जिस चीज के भी हाथ लगा देता था वो चीज सोने की हो जाती थी। मतलब जिस चीज में भी हाथ डाल दिया वो क्या हो गया, सोना हो गई, मतलब वो सक्सेसफुल हो गई बहुत ज्यादा। तो उसी से इडियम बन गया। तो क्या हो गया, अबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग।
यदि आपके अंदर मैं कहूँ आपके अंदर जो है माइडस जैसा टच है, तो इसका मतलब आप जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो क्या हो गया, अबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग। तो आंसर क्या होगा, ये, दिस वन इज योर आंसर। फाइन, फिर देखिए आगे। A way of speaking or writing that makes someone sound bigger, better than they are। एक बोलने का और लिखने का ऐसा तरीका जिससे कि ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ी और ज़्यादा अच्छी बात कह रहे हैं। मतलब टोटल मतलब क्या हो गया, बड़ा चढ़ा कर कहना। क्या कहना, बड़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, यदि बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए देखो जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत इजीली पता होता है कि इसको क्या कहते हैं। तो कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना जिसको आप अतिशयोक्ति बोलते हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबली। क्या बोलते हैं, हाइपरबली। अब देखो अंडरस्टेटमेंट जो है हाइपरबली का उल्टा है। किसी चीज़ को एक तो बड़ा चढ़ाकर कहूँ, जैसे मान लो कोई सुंदर है, मैं कहूँ तुमसे ज़्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो बड़ा चढ़ाकर कहना। एक कोई बुरा है तो उसको मैं कहूँ तो बहुत ही घटिया और ज़्यादा। तो किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना हाइपरबली होता है। ठीक है ना, मान लो मैं किसी पार्टी में गया और पार्टी जो है अच्छी थी और मैंने कहा द पार्टी वॉज फैबुलस, तो बहुत बड़ा चढ़ाकर का वंडरफुल पार्टी। तो ये तो हो गया बड़ा चढ़ाकर कहने का। एक मैं कहूँ पार्टी कैसी थी, मैं कहा नॉट बैड, ज़्यादा बुरी नहीं थी। तो ये इस तरीके से बात करना क्या हो गया, अंडरस्टेटमेंट। किसी चीज़ को घटाकर कहना अंडरस्टेटमेंट, और किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है, हाइपरबली। बिलिटलमेंट का मतलब है किसी को बहुत कम आंकना, कम तवज्जो देना। और ये जो मेयोसिस है ये जो है बायोलॉजी की टर्म है जिसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग। अब दिस मॉर्निंग का मतलब है कि आपने आपसे पहले काम किया है। दिस मॉर्निंग का मतलब जैसे मैं कहूँ आज सुबह मैंने चाय पी थी, आज सुबह मैंने चाय पी, आज सुबह मैंने नाश्ता किया। इसका मतलब पास्ट की बात है और टाइम मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब पास्ट की बात है, टाइम मेंशन कर दिया। तो आपको पता है पास्ट के लिए तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, WROT। तो आंसर क्या हो जाएगा, WROT। फाइन, नेक्स्ट देखिए ये बहुत बार बार में पूछते हैं इस क्वेश्चन को, बार बार में वोकैबुलरी के पर्पज से बार बार में। देखो A speech delivered without any previous preparation, ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी जाए। एक तो मैं आपसे कहूँ कि देखो ये स्पीचेस को पढ़ के सुना दो, एक मैं आपसे सीधा जाके कहूँ इस पे बोलो। तो जो बिना तैयारी के जो स्पीच बोली जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी। क्या बोला जाता है, एक्सटेम्परी, EXTEMPORE। तो राइट आंसर इज एक्सटेम्परी। देखो कई लोग इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सटेम्परी। ओके, जिससे आप कहते हो कि बिना तैयारी के आप कोई भी स्पीच बोलते हो, बिना तैयारी के कोई स्पीच बोलने को बोलते हैं एक्सटेम्परी। डिप्लोमेसी आप जानते हो, कूटनीति। सिनिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है ना, सनकी। और वर्सेटाइल का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। फिर देखो आगे, फिर दोबारा से वही आपको ईडीएम आई है। देखो पैंडेमिक हैज मेड, पैंडेमिक मतलब महामारी, ठीक है, पैंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर ए बिट अंडर द वेदर। बिट अंडर द वेदर का मतलब है कि आपको हमेशा ऐसा फील होता रहा है कि यार मैं बीमार हो सकता हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमजोरी आ रही है, उसे कहते हैं क्या, ए बिट अंडर द वेदर। तो देखो फीलिंग सिक एंड अनहेल्थी, क्या हो गया, फीलिंग सिक एंड अनहेल्थी। तो फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वॉज अ रेगुलर, फिर ब्लैंक है, बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबर्स। तो ये शब्द भी बार बार में आते हैं एग्जाम में, ये तीनों शब्द हैं, फाइट, बैटल और वॉर। देखो वॉर जैसे आपने ये वर्ड सुने होंगे तो आपको याद रहेगा, गलती कभी नहीं करोगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो आपने उसमें क्या लगाते हो, वर्ल्ड वॉर लगाते हो ना, वर्ल्ड वॉर। आपने सुना होगा द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, आप कहते हो द बैटल ऑफ पानीपत। तो देखो अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा
जब आप वॉर की बात करते हो तो वॉर का मतलब है कोई दो कंट्रीज के बीच में। युद्ध क्या होता है, जिसका मतलब वॉर है, वॉर हमेशा दो देशों के बीच में होता है। अब देशों के बीच में होता है तो इसका मतलब वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। जैसे आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो लंबी चल रही है, दो देशों की है, तो वो वॉर है। इंडिया पाकिस्तान में हुई वो वॉर है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब यदि बैटल की बात करें तो बैटल जो लड़ाइयाँ होती हैं वो छोटे समय के लिए होती हैं। जैसे बैटल ऑफ पानीपत 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, तो वो बैटल होता है। बैटल का मतलब क्या होता है, दो सेनाओं के बीच में लड़ाई, ठीक है, एक इसकी और एक इसकी सेनाओं के बीच में लड़ाई, दो सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है और वो शॉर्ट टाइम की होती है, कम समय का होता है, उसका पीरियड क्या होता है, कम समय होता है। और यदि कोई दो व्यक्तियों या दो विचारधाराओं की लड़ाई होती है, कोई दो व्यक्ति या उनकी विचारधाराओं की लड़ाई होती है, उसे बोलते हैं फाइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देयर वॉज अ रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड लेबर्स, व्यापारियों के बीच में और श्रमिकों के बीच में रेगुलर क्या हो रही है, फाइट होगी, वॉर होगा या बैटल होगा, फाइट। तो आपका आंसर क्या होगा, फाइट। इसका आंसर क्या होगा, FIGHT, फाइट। फाइन। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको वही एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूलॉजिस्टिक। देखो यूलॉजिस्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। तो देखो आप एडमायर की बात करेंगे ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया, आप एप्रिशिएटिव की बात करेंगे तो भी इसका सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। और यदि आप फ्रेंडली की बात करेंगे, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, तो ये भी इसका विपरीत शब्द नहीं हुआ। लेकिन क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल। ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। फाइन। आगे देखिए, we had to pay the taxi more because he brought us by more route। जैसे जनरली होता है, आप कहीं बाहर जाते हो तो टैक्सी वाला क्या करता है, आपको घुमा घुमा के लेके जाता है जिससे ज़्यादा किलोमीटर्स बन जाएं। तो वो यही कह रहा है कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि टैक्सी वाला हमें क्या करके ले गया, घुमा के ले गया। मतलब घुमा के लेने का मतलब ऐसे थोड़ी गोल गोल घुमाया उसने, घुमाने का मतलब है वो आपको लंबे रास्ते से ले गया, आपको इनडायरेक्ट तरीके से ले गया। तो देखो सर्कुलर का मतलब तो होता है गोल गोल, तो गोल गोल थोड़ी ले गया वो आपको, ठीक है ना, कि एक चक्कर लगाता रहा, तो एक चक्कर लगाता रहेगा तो आपको पता लग जाएगा। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, RESTRICTED। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास शब्द बचे सर्कमवेंट और सर्क्यूटियस। तो देखो सर्क्यूटियस जो है उसका मतलब होता है लॉन्ग वे, लंबे रास्ते से, और इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष यानी घुमा घुमा कर ले जाने वाले रास्ते से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सर्क्यूटस। फाइन। तो 77 का आंसर क्या हो गया, सर्क्यूटस। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रिंग, फिर ब्लैंक है कम अगेन। देखो अब हैज बीन लग नहीं सकता, ठीक है, कि स्प्रिंग हैज बीन कम, स्प्रिंग को कोई दूसरा थोड़ी लाएगा। हैव बीन लग नहीं सकता क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग को कोई दूसरा थोड़ी लाएगा, ठीक है ना। और स्प्रिंग के साथ यदि इज लगाएंगे तो भी सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि तो भी पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। तो स्प्रिंग तो अपने आप ही आएगी ना, तो स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग दोबारा आएगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, WILL, विल। तो नंबर 1। फाइन। आगे देखिए, चूज द सफिक्स। देखो पहले प्रीफिक्स पूछ रहे थे, अब सफिक्स। सफिक्स का मतलब पीछे लगाना, हम आपको क्या करना है, पीछे लगाना है। तो देखो एवरीवन वाज एक्साइटेड एंड ईगर। अब देखो ईगर फुली होता है या ईगरली होता है या ईगरनेस होता है या ईगरमेंट होता है, आप खुद भी बता सकते हो, बहुत ही ईजी है। ईगरली होता है, कभी आप ईगरमेंट तो बोलते नहीं हो। तो आंसर क्या हो गया, 2, ईगरली, LY लगेगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही गेव अस, फिर उसके बाद गुड ब्रेकफास्ट।
देखो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नेम्स ऑफ मील्स हैं, भोजन के नाम हैं, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, उनसे पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैं कहूं आई हैड, फिर ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। लेकिन यदि उस भोजन के नाम से पहले मैं कोई भी किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव लगा दूं, कोई शब्द लगा दूं, जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं आई हैड, फिर मैं कर दूं डिलीशियस, मैं क्या कर दूं आई हैड डिलीशियस ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो देखो फिर यहां पर ए लगेगा, फिर क्या लगेगा, ए लगेगा। यदि खाने के यानी भोजन के नाम जो हैं उनसे पहले यदि कोई एडजेक्टिव लगता है तो फिर आपको आर्टिकल लगाना है, तो क्या लगाना है, ए लगाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। और यदि गुड नहीं लग रहा होता तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, लेकिन अभी लग रहा है इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। फाइन, नेक्स्ट देखो, देखो टेम्परेचर टुमारो, फिर ब्लैंक मच द सेम एज टुडे, इसका मतलब कल का टेम्परेचर जो है आज जैसा ही जो है रहेगा, ठीक है, कल की बात कर रहे हैं टुमारो, तो नेचुरल सी बात है कि क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब विल हैव बीन तो लगेगा नहीं, पैसिव कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। अब देखो आप कहोगे विल लगेगा या विल भी लगेगा, तो विल क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का लगना तो जरूरी है। यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है, मच द सेम एज टुडे, कोई वर्ब ही नहीं आई है, तो वर्ब ही नहीं आई है तो आपको विल के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक वर्ब और लगानी पड़ेगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, विल बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, विल बी। फाइन, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए आई कैन सी द फ्रूट्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, देखो ऐसे सेंटेंस में जब भी मॉडल आ जाए ना, तो आप पहले तो ध्यान रखना, जब भी मॉडल वाले जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनका जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के बाद बी ई लगाते हैं, मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, बी ई लगाते हैं। तो इसमें कैन है, तो देखो कहीं कैन बी है क्या, तो देखो पहले में कुड सी, तो ये हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। दूसरे में देखो इसमें तो कहीं कैन को ही गायब कर दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तीसरे में कैन लगाया है लेकिन कैन के बाद बी नहीं लगाया। अब नेक्स्ट में देखो कैन के बाद बी लगाया, तो एक ही आपके पास चॉइस बच गई, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पेपर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा अपने फोर्थ पे आ जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर जल्दी से जल्दी और सही आंसर हो जाना चाहिए। फिर देखिए सेम, आपको पेपर करने में ये ज़्यादा जरूरी जानना है कि कौन कौन सी चॉइसेस को आप हटा सकते हो, उन चॉइसेस को हटाते चले जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा आसानी से। देखो लिसन टू मी मदर सेड, अब आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें से इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो आपने कहा मदर सेड, लिसन टू मी, इंपैरेटिव सेंटेंस है, ओके, तो आपको पता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर टू लगाते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपैरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर टू लगाते हैं। दूसरा बात, यदि रिक्वेस्ट हो तो आस्क लगाते हैं, और ऑर्डर हो तो टोल्ड लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहीं रिक्वेस्ट नजर आ नहीं रही है कि माँ ने कहा हो कि लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट कहीं नजर आ नहीं रही है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, टोल्ड की तरफ। तो देखो इसमें टोल्ड कहाँ पर है, तो देखो ये आस्क्ड और ये आस्क दो खत्म। अब टोल्ड को देखो, अब मैंने आपको कहा था कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस हैं जब उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कनेक्टर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो देखो मदर टोल्ड मी, अब टू है ही नहीं इसमें, गायब, ठीक है ना, यहाँ क्या आना चाहिए था, मी के बाद टू नहीं आया, इसमें देखो मदर टोल्ड मी टू, ये इसमें टू आ गया, इसका मतलब क्या सही है, सेकंड, इस सेकंड वाला आंसर आपका सही है। फाइन, आगे देखो नेक्स्ट है अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, वह चीज जो खाने के लिए उपयुक्त हो, तो उसको बोलते हैं क्या,
एडेबल। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ, क्लियर, स्पष्ट। पॉपुलर का मतलब आप जानते हो, प्रसिद्ध। इसके अलावा फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कंजूस। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो इनमें से कई अर्थ निकला के खाने के लिए उपयुक्त, तो क्या होगा, एडिबल। देखो एक वर्ड और यूज होता है ईटेबल, इन दोनों में अंतर है, ईटेबल और एडिबल में, ठीक है। लेकिन मैं अभी अंतर के बारे में आपको नहीं बताता, क्योंकि आपको भी लगेगा कि पहले आपके आंसर्स बता दिए जाएं, ठीक है। अंतर होता है, यदि आपको यहाँ पर ईटेबल आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, फिर समस्या क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब आपको समस्या दी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती से आपको समस्या क्रिएट नहीं करवाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कैटल ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड, तो देखो ये नाउन का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है POLICE, पुलिस, CATTLE, कैटल और पीपल, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं, कैटल, सॉरी, पुलिस, कैटल और पीपल। जैसे मैं कहूं द पुलिस इज ऑब्लिक आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो देखो मैंने कहा कि पुलिस हो, कैटल हो और पीपल हो, वो प्लूरल होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इज लगाओगे, आर लगाओगे, प्लूरल होता है तो आर लगाओगे। तो सेम इसी तरह से कैटल भी प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो देखो इज हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज हो नहीं सकता क्योंकि ये भी सिंगुलर है, हैज हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है। तो आपके पास एक ही चॉइस बच गई, आर। तो आंसर क्या होगा, ARER, दिस वन। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बहुत ईजी है। मैंने कहा कुड यू कॉल मी बैक लेटर। देखो कुड का और वुड का इनका प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, रिक्वेस्ट का है, ठीक है। अब यदि रिक्वेस्ट का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि टू कनेक्टर भी लगेगा और आस्क भी लगेगा और आस्क के बाद ऑब्जेक्ट भी लगेगा। इतना सा ध्यान रखना। आपको जैसे ही पता लगा कि कुड से, वुड से क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। मैं कहता हूं कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू पास द वाटर। ओके, तो कुड से रिक्वेस्ट है, जैसी रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट हुई, ऑर्डर हुई, इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि रिक्वेस्ट है तो आस्क लगेगा और कनेक्टर टू लगेगा। तो देखो यहां पर हम देखें, ये प्लीज तो खत्म, ठीक है। आस्क जो है उसके बाद यहां इफ लगा दिया, कोई मतलब ही नहीं है, इफ लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि कनेक्टर क्या लगता है, टू लगता है। अब दो चॉइसेस बच गई। आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, सीधा टू लग रहा है। और यहां आस्क्ड है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर टू है। तो ये आंसर थर्ड वन इज राइट। फिर देखिए नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। देखो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है और उसका आपको लेट से बनाना है। लेट से क्यों बनाना है, क्योंकि नीचे ऑप्शन में ये दे रखा है लेट, यानी आपको लेट से उसका पैसिव बनाना है। तो उसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ये आप स्ट्रक्चर को में बदल दीजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वी थर्ड। तो देखो सबसे पहले हमने लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, देखो गिव द ऑर्डर। वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो गिव द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव की, गिवन। लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो देखो इसमें कहीं है क्या ऐसा कुछ, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो आपका आंसर क्या हो गया, दिस वन इज द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट
अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो देखिए अब अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो आप देखो ये तो खुद ही नेगेटिव है, नॉट लग रहा है, आपने खत्म कर दिया। ये शी इज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है। अब देखो ये तो क्या, इनोसेंट इज शी वी नो, ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं इंग्लिश में कि पहले आपने इनोसेंट लगाया फिर इज लगा दिया, वर्ब को पहले लगा दिया और सब्जेक्ट को बाद में, तो ये भी गलत। अब देखो शी इज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो निर्दोष है। तो देखो मैंने कहा ये भी अफर्मेटिव तो है, शी इज गिल्टी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। यहां तो उसने कहा गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, यहां हो गया दोषी है। ये शी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, तो ये सही है। वह गिल्टी नहीं है, वह दोषी नहीं है, इसका मतलब वो निर्दोष है। तो ये वाला आंसर, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। फिर देखिए अगेन, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। देखो मैंने आपको वही बताया, यदि आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करें या इंट्रोगेटिव को डेक्लेरेटिव में चेंज करें, असर्टिव कह दो डेक्लेरेटिव कह दो, एक ही बात है। तो आप देखो कैन यू टच द स्काई, तो इसमें नॉट है क्या, नॉट है क्या, नहीं है, इसका मतलब आंसर में नॉट आना जरूरी है। तो देखो अब यहां पर आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि सभी में नॉट है, तब आपको अब आगे दिमाग लगाना है, ठीक है। वो वाला आपको पहले जैसी सुविधा इस सेंटेंस में नहीं रही। अब देखो कैन यू टच द स्काई, क्या तुम आसमान छू सकते हो। यदि मैं किसी से कहूं क्या तुम आसमान छू सकते हो, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम आसमान नहीं छू सकती, ठीक है। क्या तुम भगवान बन सकते हो, क्या तुम भगवान हो, इसका मतलब तुम भगवान नहीं हो। तो मैंने कहा कैन यू टच द स्काई, क्या तुम आसमान छू सकते हो, इसका मतलब तुम आसमान नहीं छू सकते, तो यू कैन नॉट टच द स्काई। तो ये क्या हो गया, हमने इसका क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव का असर्टिव बना दिया। फाइन, नेक्स्ट देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब देखिए यहां पर अगेन आपको एलिमिनेट करना है कि भाई कौन कौन सी चॉइसेस को आप हटा दें, आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो टॉम सेड, अब सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टोल्ड में चेंज करना नहीं है, तो इसमें कहीं भी टोल्ड नहीं है, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि वो कप, आपका क्या हो गया है, यहां पे आया वो कप, इसका मतलब पास्ट सिंपल। अब आप जानते हो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड आएगा और वी थर्ड आएगा। तो आप देखो इसमें से ये देखो यहां तो वो कप ही रह गया, तो ये वाला गलत, ये तो रहा नहीं, एक तो ये खत्म, इसमें भी वो कप रह गया, ठीक है ना, तो ये भी खत्म। दो चॉइस तो आपकी वैसे ही हट गई, आपको इनको देखना ही नहीं, आपका ध्यान केवल इन पर रह गया, क्योंकि इसमें भी हैड वोकन अप है और इसमें भी हैड वोकन अप है, ठीक है, दोनों ही पास्ट परफेक्ट के हैं। अब आगे देखें, इनमें इसमें है देखो यहां पे आई डिड नॉट गो टू वर्क, डिड नॉट मतलब पास्ट सिंपल, इसका मतलब यहां पर भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो देखो यहां मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड नॉट गॉन, लेकिन यहां पर तो मैंने पास्ट सिंपल में ही रख दिया, तो ये भी हमारा गया काम से। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, केवल सेकंड वन। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड वन इज योर आंसर। फाइन, आगे देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो फॉलोइंग निम्नलिखित जो शब्द है, इसका एंटोनिम विपरीत शब्द ढूंढिए। देखो डेप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, ठीक है ना, ऐसी चीज जो कि बहुत बुरी हो, जिसे स्वीकार ना किया जा सके, खेदजनक। ओके, कोई भी चीज हो, जैसे आप कहते हो ना मुझे इसका खेद है, तो इस तरीके से डेप्लोरेबल का मतलब होता है समथिंग वेरी बैड एंड नॉट एक्सेप्टेबल, खेदजनक। अब देखो, अब इसमें क्या है, आपके पेपर में गलती है, देखो इसकी स्पेलिंग ही गलत है। आप चाहो तो यदि किसी का गलत हो गया हो तो इसके बोनस मिल सकता है आपको, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है INFALLIBLE, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब अचूक, ठीक है ना, जिसमें कोई मिस्टेक ही नहीं हो, मेकिंग नॉट एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं हो, ठीक है। एडमरेबल, एडमरेबल मतलब प्रशंसनीय है। अब देखो ये एक्सप्लोरेबल भी कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअली क्या है, EXPLORE होता है, एक्सप्लोर होता है,
एक्सप्लोरेशन होता है, ये सारे शब्द तो हैं। लेकिन एक्सप्लोर ऐसा नहीं कि आप किसी भी शब्द में कुछ भी शब्द बना के जोड़ दो, ये डिक्शनरी में कहीं भी आपको वर्ड नहीं मिलेगा। आप 8-10 डिक्शनरी देख लो, वो ये वर्ड मिलेगा नहीं, ये वर्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, ये कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है ना। वैसे मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। अनबेयरेबल का मतलब होता है असहनीय, जिसे सहन नहीं किया जा सके। तो देखो ये डेप्लोरेबल असहनीय से मिलता, हमें तो पूछा है इसका विपरीत, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, इसका विपरीत। डेप्लोरेबल मतलब खेदजनक, बुरा। अब इसका क्या होगा, एडमायरेबल। क्या आंसर हो सकता है, एडमायरेबल, क्योंकि देखो इनफेलेबल का मतलब तो ये होता है जिसमें कोई चूक ही ना हो। एक्सप्लोरेबल का मतलब, ऐसे एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, किसी देश को खोजना, ठीक है ना। और अनबेरेबल का मतलब असहनीय। तो ये तो कहीं इसी के एंटीनिम हुए नहीं, विपरीत शब्द हुए नहीं, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो गया, एडमिरेबल। फाइन। फिर देखो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटीनिम ऑफ द वर्ड। इस शब्द का एंटीनिम ढूंढिए, यानी वही विपरीत शब्द। तो देखो फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर। अक्सर का मतलब क्या होता है, जो बार बार चीज होती है वो अक्सर होती है। तो देखो रिफ्यूज, रिफ्यूज हो नहीं सकता। फिर आपके इसके बाद फॉलो, फॉलो का मतलब अनुसरण करना होता है। अकेजनल का मतलब होता है कभी कभी, तो हम तो अक्सर कह रहे हैं। अक्सर का मतलब क्या होता है, रेगुलर, कोई चीज नियमित रूप से हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलर। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे, चूज द ऑप्शन दैट इज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। ये नीचे एक फ्रेज दी रखी है, इसके लिए एक शब्द को चुनिए आप। ए नेशन और पर्सन इंगेज, एक व्यक्ति या कोई राष्ट्र जो किसमें, वॉर में, लड़ाई में या कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष में लगा हुआ हो। एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि इंटरनेशनल लॉ में बताया गया है कि ऐसा मतलब एक व्यक्ति जो लड़ता रहता हो, लड़ाई में व्यस्त हो, जिसे बोलते हैं झगड़ालू व्यक्ति। तो इसका आंसर हो गया बिलीजरेंट। बिलीजरेंट किसे कहते हैं, झगड़ालू को। ओके, देखो क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्मयुद्ध। आप अपने रिलीजियस फेथ के लिए, धार्मिक विश्वास के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए लड़ते हो, दैट इज क्रूसेड। अनार्की मतलब होता है ऐसा देश, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर डिसऑर्डर फैल गया हो, अराजकता जिसे बोलते हैं, अराजकता फैल जाना। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी होली प्लेस के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो, सम्मान नहीं दिखाते, उसका अपमान करते हो, जिसे कहते हैं अपवित्रीकरण। किसी चीज को अपवित्र करना, वो था सैक्रिलेज। तो क्या हुआ, इनमें से कौन सा आंसर हुआ, ये बेलिजरेंट, झगड़ालू। ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति या वो देश जो हमेशा किसमें झगड़े में लगा रहता हो, तो वो कौन होता है, झगड़ालू। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका। ठीक है, वेरी टायर्ड, इसका मतलब क्या गया, मैं नहीं सो सका, हालांकि मैं थका हुआ था। आप थके हुए थे तो नॉर्मली आप ये मान के चलते हो कि आप सो जाओगे, तो करा कि मैं थका हुआ, सॉरी मैं नहीं सो सका हालांकि मैं थका हुआ था। तो देखो ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। और ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। देखो डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है डिस्पाइट के बाद कभी कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है। तो हमने डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा रखा है, तो ये इसलिए गलत हो गया। यदि डिस्पाइट का मतलब भी होता है बावजूद, ठीक है ना, या यद्यपि, ठीक है ना, डिस्पाइट का मतलब भी यही होता है के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रपोजिशन नहीं आता। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका, यद्यपि मैं थका हुआ था, मैं नहीं सो सका इसके बावजूद कि मैं थका हुआ था। ठीक है, दोनों ही आंसर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, 4th। देखो यदि आप ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में, कई बार आपको आगे पूछ लें तो, यदि आप ऑल्दो से बना रहे हो तो भी सही है, इन स्पाइट ऑफ से बना रहे हो तो भी सही है, लेकिन यदि आप ऑल्दो से बनाओगे तो आपका सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो कैसा सेंटेंस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। और इन स्पाइट से बना रहे हो तो आपका सेंटेंस हो जाता है सिंपल। एक टॉपिक होता है सिंपल, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल होता है, कॉम्पाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यदि आप ऑल्दो से बना रहे हो तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इन स्पाइट से बना रहे हो तो सेंटेंस सिंपल बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही इजी सा है। ठीक
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज अ सफिक्स, इसमें से कौन सा शब्द है जिसके पीछे सफिक्स मतलब पीछे फुल नहीं लगता। देखो हार्मफुल आप बोलते हो, ये तो बहुत हार्मफुल बात है, हार्मफुल लगता है, हेटफुल लगता है, हैंडफुल लगता है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, लेकिन कभी भी आपने सुना है क्या हाईफुल, हाईफुल कोई शब्द होता है क्या, तो हाई के पीछे फुल नहीं लगता, ठीक है ना। हार्मफुल आपने सुन रखा है, हेटफुल, हैंडफुल, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क भी है ये हैंडफुल ऑफ डस्ट, ठीक है ना। एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश राइटर है जिसका नाम है इवलिन वो, तो उसका एक वर्क है जिसका नाम है हैंडफुल ऑफ डस्ट, एक मुट्ठी धूल, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 4। फिर देखिए ये तो इडियम बहुत इजी, आप वैसे ही बहुत इजीली बता सकते हो, आप सब भी जानते हो। द न्यूज ऑफ रेहन्स डेथ, रेहन की मृत्यु का समाचार आग की तरह फैल गया। आग की तरह फैलना का मतलब धीरे धीरे फैलना या तेज तेज फैलना, तेज तेज फैलना। तो देखो स्प्रेड रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, स्प्रेड मतलब फैलना, यानी कि तेजी से फैलना। फाइन, अब ये लेट फॉल इन फेवर विथ, गेट इन टू ट्रबल, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आगे देखिए fill in the blanks choosing the correct tense form from the given option। देखो if, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन में यदि आपकी जो मेन, एक होती है इफ क्लॉज और एक होती है मेन क्लॉज, यदि मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल है या मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल है, तो फिर इफ क्लॉज में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो इफ ही, तो देखो कम्ड तो कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, कम्स। नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसेज। इसका एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इफ द फूड, देखो ये भी बहुत इजी सा है, आपको आराम से थोड़ा सा एलिमिनेशन करना है। इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। देखो यहां पर आपने देखा कि देयर वुड नो कंप्लेंट फॉर ओवर कुकिंग फूड, इस तरीके की स्ट्रक्चर है ही नहीं। द कंप्लेंट वॉज अबाउट ओवर कुक्ड फॉर इफ डन, इस तरीके की स्ट्रक्चर भी नहीं है। हमारी स्ट्रक्चर इस तरीके की है इन दोनों में से। तो मैंने कहा अब इसने दोनों में सेंटेंस में क्या होता है कि जो सेकंड वाली जो क्लॉज है उसको पहले लिया हुआ है, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत नहीं की गई। इसका मतलब वो कह रहा है कि मैंने कोई शिकायत नहीं की। तो इसने क्या किया, एक्टिव बनाने के लिए क्या कर दिया, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट, क्योंकि यहां बीन लग रहा था, ये बीन हटा दिया, तो क्या कर दिया, आई वुड नॉट हैव बीन, सॉरी आई वुड नॉट हैव कंप्लेन। ठीक है, फिर से फर्स्ट वाली क्लॉज को लो, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने क्या किया, इसका पैसिव बनाया ही नहीं। ठीक है ना, यदि फूड जो है ओवर कुक्ड नहीं किया गया तो मैंने कोई शिकायत नहीं की। अब यहां पे देखो, यहां पे इसने क्या, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट। ठीक है, इसने क्या किया यहां पर, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड वॉज नॉट ओवर कवर्ड। देखो यहां पे फूड वॉज नॉट ओवर कुक्ड, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। फिर देखिए, सी सैड आई हैव रिटन अ स्टोरी, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए शी सैड, अब सैड का तो सैड ही रह जाएगा। अब दैट ऑप्शनल होता है, आप दैट लगाओ या ना लगाओ। अब ये जो क्या है, हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देते हो आप, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हो। तो आंसर नंबर 1। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। जो अंडरलाइन ईडियम है इसका करेक्ट मीनिंग बताइए। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। पुट अ स्पोक इन माई व्हील का मतलब होता है कि आप किसी को किसी तरीके से रास्ते से अलग कर देना, रास्ते से हटा देना, किसी का जो काम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। तो उसका आंसर होगा थवाटेड मी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर पेपर। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपकी जो फाइनल की आएगी उससे भी मुझे नहीं लगता कि चेंज होने चाहिए। ओके, दूसरी बात,
थोड़ा सा क्योंकि ये पेपर का सोल्यूशन था तो इसमें बच्चों को आंसर्स की ज़्यादा इच्छा थी कि आंसर बताएं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सका आपसे, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यदि मैं एक्सप्लेन करता तो यही क्लास 2 घंटे की हो सकती थी, 2.5 घंटे की हो सकती थी, तो वो चीज़ें बताना अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी जो नीड थी उन बच्चों के लिए थी जो कि अभी पेपर देकर आए हैं। ठीक है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका अच्छा पेपर गया हो और आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ धन्यवाद।